हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे बर्न के बारे में। तो बर्न जो है एक टाइप की इंजरी होती है। तो बर्न में क्या होता है कि जो हमारे सुपरफिशियल टिश्यूज हैं लाइक स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, तो इसमें क्या होती है कि इंजरी हो जाती है। इंजरी होने की वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो इसी पर WHO ने एक डिफिनीशन दी है बर्न की। तो बर्न की डिफिनीशन ये है कि burn is a type of injury in which skin or other organelle tissues affected, primarily heat, due to heat, cold, electricity or chemicals। मीन्स इन सबके जितने भी एजेंट हैं उनकी वजह से जो है हमारे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं या स्किन्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बर्न के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो बर्न का जो टाइप्स है, बर्न का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग बेसिस पर होता है। तो सबसे पहले अगर बर्न के हम टाइप्स की बात करें तो बर्न जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट, जैसे बर्न का जब नाम आता है तो हम यही समझते हैं कि वो हीट से हुआ होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बर्न है वो हीट की वजह से भी हो सकता है, मीन्स थर्मल एजेंट की वजह से वो भी हो सकता है, और कुछ नॉन थर्मल एजेंट होते हैं जिनकी वजह से भी बर्न हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें थर्मल बर्न की, तो जो थर्मल बर्न होते हैं वो हीट की वजह से होते हैं, या हीट वेव, जैसे मान लीजिए किसी को ड्राई हीट की वजह से भी बर्न हो सकता है, किसी को मॉइस्ट हीट की वजह से भी बर्न हो सकता है, जैसे स्टीम बर्न वगैरह। जो हमारी मॉइस्ट हीट होती है वो ड्राई हीट के कंपेयर में लेस डेंजरस होती है, जबकि ड्राई हीट जो है ज़्यादा डेंजरस होती है। तो हीट की वजह से बर्न हो सकता है। साथ ही साथ तो इसको हम बोलते हैं थर्मल बर्न, और वो बर्न जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट ना हो करके अदर एजेंट का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम नॉन थर्मल बर्न बोलते हैं। जैसे कि हमारे जो केमिकल्स आते हैं, मीन्स स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस, या कंसनट्रेटेड एसिड, कंसनट्रेटेड बेस। साथ ही साथ जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ हमारे जो क्या कहते हैं कोल्ड होते हैं, मीन्स किसी को बहुत ज़्यादा कोई ऐसे एरिया में रहा है जो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा कोल्ड की एक्सपोजर की वजह से भी बर्न हो सकता है, जैसे फ्रॉस्ट बाइट वगैरह होता है। तो ये बर्न के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम अदर देखें, अदर बर्न के टाइप्स की बात करें या बर्न का क्लासिफिकेशन देखें, तो उसमें डिग्री बताई जाती है कि डिग्री के बेसिस पर, मतलब कितना डेप्थ, ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ बर्न की कितनी डिग्रीज होती हैं। तो डेप्थ के बेसिस पर जो बर्न की है वो 4 डिग्रीज होती हैं। पहला जो बर्न की डिग्रीज होती है उसे हम सुपरफिशियल बर्न के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारी स्किन की केवल सुपरफिशियल जो लेयर होती है, मीन्स जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारा होता है बर्न, मीन्स सुपरफिशियल बर्न। दूसरा जो हमारा आता है वो है पार्शियल थिकनेस बर्न। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्किन की लेयर होती है एपिडर्मिस और डर्मिस, तो इसमें एपिडर्मिस फुल्ली इन्वॉल्व होती है और जो डर्मिस होती है वो पार्शियली इन्वॉल्व होती है। तो ये हमारा होता है बर्न का डिग्री 2। ये 2 डिग्री का बर्न होता है जो हमारा एपिडर्मिस और पार्शियल थिकनेस ऑफ डर्मिस इन्वॉल्व हो। जो हमारा 3rd डिग्री बर्न होता है इसको हम फुल थिकनेस स्किन बर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी एपिडर्मिस है, डर्मिस है, मीन्स सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हमारी क्या है फैट वगैरह है, जो फेसिया है, वो वहां तक भी बर्न का एक्सपोजर पहुंच जाता है। साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, वो भी डैमेज हो जाती हैं 3rd डिग्री के बर्न में। जो हमारा 4th डिग्री बर्न है उसमें हमारा जो है डर्मिस, एपिडर्मिस ये तो इन्वॉल्व ही होगा, साथ ही साथ फेसिया और मसल्स तक भी इन्वॉल्व हो जाती हैं 4th डिग्री के बर्न में। तो ये हमारा है डिग्री ऑफ बर्न। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये डिग्री होती है, ऐसे ही बर्न को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कि बर्न कितना है, कितने % बर्न हुआ है, इसके बेसिस पर। तो इस तरह से 3 टाइप्स के बर्न होते हैं। एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट, एक होता है सीवियर। जो माइल्ड बर्न होता है उसको बेसिकली हम जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि अगर किसी को 15% से कम अगर बर्न हुआ है तो उसको माइल्ड में हम कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी को 15 से लेकर 30 डिग्री तक अगर बर्न हुआ है, 30% अगर बर्न हुआ है तो वो हमारे मॉडरेट में आ जाता है। जबकि अगर किसी को अगर 30 डिग्री से अबव होता है, मीन्स 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री या अबव 100 डिग्री तक, तो उसको हम सीवियर बर्न में कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे बर्न के टाइप्स होते हैं। और तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे बर्न की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, क्योंकि जब बर्न होता है तो हमारी फिजियोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, और जो हमारे फिजियोलॉजी के चेंजेस होते हैं उसी को हम पैथोलॉजी बोलते हैं। तो जो फिजियोलॉजी के चेंजेस होंगे और अगर वो लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट कर जाए तो उनको हम पैथोलॉजी, कल बहुत सारी डिजीज डेवलप हो जाती हैं।
तो इसमें क्या होता है, बर्न की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बर्न क्या होगा, जो सुपरफिशियल लेयर है लाइक स्किन है, ये सब क्यूटेनियस टिश्यूज है, तो वहीं पर जो है हमारे बर्न का एक्सपोजर होगा और उसकी वजह से जो है बर्न होगा। तो जब स्किन या सब क्यूटेनियस टिश्यूज में बर्न होता है, हीट का एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कागुलेटिव नेक्रोसिस हो जाती है। कागुलेटिव नेक्रोसिस जब वो डेवलप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, बेजो एक्टिव पेप्टाइड्स रिलीज होते हैं। जो बेजो एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं वो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो फ्लूइड का लॉस है वो इंक्रीज हो जाएगा और हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो जाएगा। जब हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो जाएगा और फ्लूइड का लेवल जो है बॉडी में कम हो रहा है, मीन्स जो बॉडी में वॉल्यूम है, ब्लड का वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम वो कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, फ्लूइड कम हो रहा है, तो जो वेनस रिटर्न है, मीन्स जो हमारे वेन्स के थ्रू हार्ट में ब्लड वापस आ रहा है, उसमें क्या होगा कि उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा। उसका अमाउंट कम होगा तो हार्ट के थ्रू जो बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा, मीन्स जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो हमारे हार्ट को ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा और ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट हमारा फेल हो सकता है। साथ ही साथ और क्या हो सकता है कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट कम होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, किडनी तक ब्लड कम पहुंचेगा, जो हमारा GFR है वो भी कम हो जाएगा, मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो है हमारे रीनल फेल्योर होने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं और ऐसे ही हमारे जो है क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर हो सकते हैं और इसी की वजह से पेशेंट की मोस्टली डेथ हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि बर्न की वजह से जो हमारे क्या होता है कि जो विसरल लेयर होती है, पेराइटल लेयर होती हैं और जो हमारे इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन होती हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है उनके भी जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो भी चेंज हो जाते हैं। और आपको पता है जैसा कि प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगेगा। जब एक्सेसिव फ्लूइड का एबनॉर्मल एक्युमुलेशन हो जाता है तो उसे हम एडिमा बोलते हैं और इस तरह से कहाँ पर होता है उस लोकेशन के अकॉर्डिंग पल्मोनरी एडिमा, रीनल एडिमा या अदर बॉडी पार्ट में एडिमा का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ क्या होता है जब किसी व्यक्ति को अगर सीवियर बर्न हो जाता है तो उस कंडीशन में ये होता है कि उसका जो है जो लंग्स है, मीन्स जो एयरबेज है, उसमें क्या होता है कि एयरबेज में ब्रांकोस्पाज्म हो जाता है। ब्रांकोस्पाज्म होने की वजह से जो हमारा वेंटिलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जब वेंटिलेशन डिस्टर्ब होगा तो उसके डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ क्या होगा कि पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन की वजह से क्या होगा कि पेशेंट के ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और न ही लंग्स के थ्रू जो मीन्स एक्सपिरेशन के थ्रू जो CO2 का रिलीज है वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो जब हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं पहुंचेगा और उस टाइम क्या होता है, बर्न का अगर कोई पेशेंट है तो उसमें मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट जब इंक्रीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि आप लोग को पता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमारी इम्यूनिटी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बर्न के पेशेंट में। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारी जो GIT ट्रैक है, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसमें क्या होता है जो म्यूकोजल लेयर होती है उसमें जो है उसकी परमेबिलिटी जो है अल्टर्ड हो जाती है बर्न के पेशेंट में। इसकी वजह से क्या होता है कि परमेबिलिटी अल्टर्ड होने की वजह से जो हमारे परमेबिलिटी अल्टर्ड हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन हमारी है उसकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और हमारे वाइटल ऑर्गन इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जैसे कोलिसिस्टाइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, ऐसे कंडीशन डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारी हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है बर्न के कंडीशन में और भी बहुत सारे केसेस हैं। और हम बात करें कि जो बर्न का पेशेंट है अगर, तो उसमें कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो बर्न का पेशेंट है उसके पेन होगा, पेन के साथ साथ रेडनेस होगी और वो डिपेंड करता है जो सिम्टम्स होते हैं डिपेंड करते हैं कितने डिग्री का बर्न है, कितने % बर्न है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी, एडिमा वगैरह देखने को मिल सकता है। और हम बात करते हैं कि जो पेशेंट अगर बर्न का कोई हमारे पास आता है तो उसको जो है हम कैसे एसेस करेंगे, बर्न के पेशेंट को कैसे एसेस करेंगे।
तो जो बर्न का पेशेंट होता है उसको एसेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्केल है, बहुत सारे मेजरिंग टूल्स हैं, जैसे रूल ऑफ 9, रूल ऑफ पाम, ऐसे करके हैं। तो जो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले रूल ऑफ 9 की, तो इसके थ्रू हम एडल्ट में भी बर्न के परसेंटेज को मेजर कर सकते हैं और चिल्ड्रन में भी मेजर कर सकते हैं। जो रूल ऑफ 9 है इसको हम वेलेस रूल ऑफ 9 भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे वेलेस, जिन्होंने इस रूल को दिया था। इसके हेल्प से हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितनी जो है अफेक्टेड होती है, मीन्स बर्न होती है, उसको हम पता करते हैं। तो अगर हम एडल्ट में बात करें रूल ऑफ 9 का, तो एडल्ट में क्या होता है कि ये हमारा डायग्राम है रूल ऑफ 9 का। तो इसमें क्या होता है, जो एडल्ट है उसमें क्या होगा कि उसको हम परसेंटेज वाइज कंसिडर करते हैं। जैसे हमारा आर्म है तो पूरे आर्म को हम 9% मानते हैं, लेफ्ट को भी और राइट को भी। ऐसे हमारा लेग है तो लेग में भी हम 18% राइट लेग और 18% लेफ्ट लेग मानते हैं। क्यों, इसमें क्या होता है, थाई रीजन का 9% और 9% जो है हमारे लेग रीजन का होता है, तो इसलिए टोटल 18 बोल देते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारे हेड रीजन है उसमें क्या होता है कि हेड और नेक को मिला के 9% मानते हैं, और जो हमारा फ्रंट होता है मीन्स पूरा चेस्ट एंड एब्डोमेन, इसको 18% मीन्स 9% चेस्ट का, 9% एब्डोमेन का। ऐसे जो हमारा बैक रीजन होता है मीन्स थोरेसिक रीजन, उसका 9%, और जो लोअर बैक होता है उसका 9%, 18% हो जाता है, और जो 1% है वो जेनिटल एरिया का हो जाता है। इस तरह से हमारा जो है 100% हो जाता है। तो ये बात करते हैं एडल्ट की। अगर यही चीज हम नियोनेट्स में देखें या चिल्ड्रन में देखें तो उसमें बस इतना सिर्फ डिफरेंस होता है कि जो हमारा ये हेड और नेक है, तो एडल्ट में क्या होता था, टोटल 9% था, पर चिल्ड्रन में क्या होता है, हेड अलग 9% होता है, नेक अलग 9% होता है। ये चीजें देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो जेनिटल एरिया का 1% है, ये जो है 1% हम जो है चिल्ड्रन में नहीं कंसिडर करते। और साथ ही साथ जो लोअर लिम्ब है मीन्स लेफ्ट और राइट लेग, थाई से लेके लेग तक, वो बच्चों में 14% होता है। तो इस तरह से उनमें भी 100% हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा रूल ऑफ 9 रहा। अब हम बात करते हैं रूल ऑफ पाम की। तो जो रूल ऑफ पाम होता है उसमें क्या होता है कि हम अब पेशेंट के पाम के अकॉर्डिंग पूरे पाम को हम 1% मानते हैं, और उसी के शेप का कोई कागज का टुकड़ा या कोई जो है मीन्स हम वुड्स का यूज करके और उसके बाद पेशेंट के बॉडी पर प्लेस कर करके हम देखते हैं। तो ये होता है रूल ऑफ पाम। पर रूल ऑफ पाम अब बहुत कम यूज किया जाता है, रूल ऑफ 9 ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो इसके बेसिस पर हम पेशेंट को एसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पैथोलॉजिकल इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन खास कर नहीं होता है। बस इसमें क्या होता है कि हम जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिले अभी फिजियोलॉजी वगैरह में, उसी को हम जैसे चेक करते हैं। जैसे इसमें हम चेक कर सकते हैं पेशेंट की सीबीसी करवा सकते हैं, ब्लड सेल को देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है। साथ ही साथ एक जो है आर प्रोटीन होती है, रिएक्टिव प्रोटीन, उससे हम देख सकते हैं। तो आर प्रोटीन का फंक्शन ये होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल का अटैक होगा तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जो काम करती है वो आर प्रोटीन ही करती है। तो उसी की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये सारे पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है। बहरहाल हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि बर्न का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो अगर कोई बर्न का पेशेंट आ रहा है हमारे पास, तो जाहिर सी बात है उसको हाइपोवोलेमिक शॉक होगा ही होगा, अगर सीवियर बर्न वगैरह है तो, या मॉडरेट भी माइल्ड भी तो भी। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट में फ्लूइड थेरेपी देते हैं पेशेंट को, क्योंकि वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए फ्लूइड थेरेपी देते हैं। फ्लूइड थेरेपी के साथ साथ जो है जो अदर मेडिकेशंस होते हैं मीन्स उस टाइम जो जितने सिम्टम्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। साथ ही साथ अगर पेशेंट ज्यादा सीवियर बर्न है तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारी आर्टरीज होती है उसके थ्रू सेंट्रल लाइन लगा के और फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी मीन्स फ्लूइड थेरेपी देते हैं, फ्लूइड को बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। और साथ ही साथ अगर माइल्ड बर्न है तो उसके लिए जो है हम जो हमारा टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह हैं या टॉपिकल एजेंट्स जो हैं जैसे ऑइंटमेंट वगैरह, उसको हम स्किन में लगा के और हम बर्न को मतलब जो है ट्रीट करते हैं मेडिकली। और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। ऐसे सर्जिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि हम या तो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। तो जो हमारी सर्जरीज होती हैं इसको एक तो हम कॉस्मेटिक पर्पज के लिए भी यूज कर लेते हैं, मीन्स इससे क्या होता है अपीयरेंस जो होता है, लुक होता है वो अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ जो है अगर किसी को सीवियर बर्न वगैरह हो गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो है इसमें क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग वगैरह कर देते हैं, फ्लैप या ग्राफ्ट जो है लगा लेते हैं। फ्लैप या ग्राफ्ट की वजह से क्या होता है कि जो है पेशेंट के जिस पार्ट में ज्यादा बर्न हो गया है वहां पर जो है ग्राफ्ट लगाएंगे। ग्राफ्ट और फ्लैप में डिफरेंस क्या होता है, तो जो ग्राफ्ट होता है वो हमारी स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यूज होती हैं, जबकि जो हमारा फ्लैप होता है और ग्राफ्ट में ब्लड सप्लाई इंटैक्ट
हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मीन्स जहाँ तक ज़्यादातर कंडीशन में नहीं होती है ग्राफ्ट में, स्किन ग्राफ्ट में, पर फ्लैप में ब्लड सप्लाई जो है वो इंटैक्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जबकि जो हमारे ग्राफ्ट वगैरह होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। जो ऑटोग्राफ्ट होते हैं मीन्स अगर हमें बर्निंग हुआ और हमें ही ग्राफ्टिंग की जरूरत है तो हम अपने बॉडी पार्ट से कहीं से भी निकालें ग्राफ्ट और जो है अपने ही बॉडी में जहां जरूरत है वहां लगा लिए। तो ये ऑटोग्राफ्ट मीन्स हमारी ही बॉडी का ग्राफ्ट अगर हो तो ऑटोग्राफ्ट में आता है। एलोग्राफ्ट में क्या है कि हमें जरूरत है पर हमने किसी अदर ह्यूमन बीइंग से ले लिया, जो अगर डोनर है उससे हमने ले लिया तो वो हमारा एलोग्राफ्ट हो गया। और जीनोग्राफ्ट में अगर किसी अदर स्पीसीज ये एनिमल का लेते हैं तो हो जाता है। तो इस तरह से ग्राफ्टिंग करके भी हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आता है हमारे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह में। जैसा कि हमारे यहाँ पर एक पेशेंट आ रहे हैं जो है, उनको क्या हुआ था, इलेक्ट्रिक बर्न हुआ था और उनके जो यहाँ पर पाम में ग्राफ्टिंग की गई है, सॉरी फ्लैप लगाया गया है, स्टोमक से फ्लैप निकाल करके फिर लगाया गया है। तो ये जो है फ्लैप हो गया और सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। साथ ही साथ जो हमारा कॉम्प्लिकेशंस होता है कि बर्न के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, जैसा कि अभी हमने बताया हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह हो सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने की वजह से। पेशेंट क्या है, बेड रिडन अगर है तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह हो सकते हैं, कॉमन होती हैं। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह डेवलप हो सकते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को फीवर वगैरह आ सकता है, पेशेंट की ज्वाइंट स्टिफ हो सकती है, बहुत ज्यादा ज्वाइंट स्टिफनेस हो सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इस तरह से डेवलप हो सकते हैं। सेप्टिसीमिया वगैरह हो सकता है, कीलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है अगर स्कार टिश्यूज में भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होते हैं तो ये प्री ऑपरेटिव मीन्स बर्न के बाद हो सकते हैं। और सर्जिकली अगर पेशेंट को नहीं ट्रीट किया गया है तो भी हो सकता है, अगर सर्जिकली ट्रीट किया गया है तो भी कॉम्प्लिकेशंस सारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्या आता है, रिहेबिलिटेशन पार्ट आता है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी बहुत अहम रोल होता है इसमें। जो हमारा आता है फिजियोथेरेपिस्ट के पार्ट में, जिसे फिजियोथेरेपी हम करते हैं, तो जो रिहेबिलिटेशन है उसको हम 2 स्टेजेज में करते हैं। एक अर्ली स्टेज होता है और एक लेटर स्टेज होता है। जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आएगा, मतलब उसका सर्जरी वगैरह हुआ या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद अगर हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसके वाइटल्स पर ध्यान देंगे। मीन्स उसका जैसे हार्ट रेट है, क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न है, मीन्स जितने वाइटल्स वगैरह हैं उसको हम अच्छे से मॉनिटर करके अच्छे से चेक करके फिर उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह, अगर वहाँ पर स्वेलिंग है, मीन्स एडिमा फॉर्मेशन हो रहा है और सारी चीज़ें, तो उसको भी हम जो रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं ये सारी चीज़ें स्टार्ट करके और उसे हम रिलीज करवाएंगे। साथ ही साथ क्या है कि हम पेन कंट्रोल टेक्निक जो है अप्लाई करेंगे। अगर हम देखते हैं तो अगर ज़्यादा पेशेंट को पेन वगैरह हो रहा है तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टेंस है मॉडलिटीज के तौर पर ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये और साथ ही साथ जो है हम बेड सोर अगर पेशेंट को हो रहा है तो मोबिलिटी एक्सरसाइज करवाते हैं, अलग अलग पोजिशनिंग करवाते हैं, उसके तौर पर हम जो है यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है स्टार्टिंग के मीन्स अर्ली स्टेज में हम मैनेजमेंट करते हैं। और साथ ही साथ पेशेंट जो बर्न का पेशेंट होता है उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, कॉन्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। कॉन्ट्रक्चर मीन्स होता है शार्टनिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनमें अगर शार्टनिंग हो जाती है, उससे मूवमेंट हमारा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ये कॉन्ट्रक्चर होता है। तो उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर लेटर स्टेज की बात करें कि ये तो हमारा हो गया कि पेशेंट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेके आया है, उसके बाद अर्ली स्टेज में किए। लेटर स्टेज में हम क्या करते हैं कि पेशेंट की जो मसल्स हैं, मीन्स पेशेंट अब तो रिगेन कर रहा है तो मसल की स्ट्रेंथ हुई, पावर हुई, इंड्योरेंस हुई, उसको हम अलग अलग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देकर, स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग दे करके उसे इम्प्रूव करते हैं अच्छे से। साथ ही साथ जो है पेशेंट जो स्कार है, स्कार टिश्यूज हैं पेशेंट के, पेशेंट रिकवर हो रहा है तो उसका भी मैनेजमेंट करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करते हैं, मीन्स मसाज यूज करते हैं। और मसाज में जो मेन होता है नीडिंग टेक्निक, उसका यूज करके हम पेशेंट की स्कार को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ जो है पेशेंट की जो एम्बुलेटरी ट्रेनिंग है उसको भी हम पेशेंट को करवाना शुरू करते हैं, क्योंकि पेशेंट ज्यादा दिन से जो है बेड रिडन रहा तो उसकी एम्बुलेटरी ट्रेनिंग भी अफेक्टेड हो गई होगी, तो उसके लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ जो है और हम ऐसी कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट की एडीएल्स है वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो ये हमारा है कि अगर पेशेंट अर्ली और लेटर स्टेज में आता है तो। अब अगर कोई पेशेंट ऐसा हमारे पास आता है जो क्या है कि पोस्ट ऑपरेटिव है, मीन्स पेशेंट ने सर्जरी करा रखी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे
कि पेशेंट अगर हमारे पास आता है तो जो हमारे पास अलग अलग थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज हैं वो हम अप्लाई करेंगे पेशेंट को, लाइक स्ट्रेचिंग, स्टैंडिंग एक्सरसाइज, मतलब पेशेंट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा भी होगा उस तरह से हम अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ हम हाइड्रोथेरेपी भी अप्लाई कर सकते हैं पेशेंट में अगर नीड है तो। साथ ही साथ जो है टेंस अप्लाई कर सकते हैं, बैक थेरेपी भी अप्लाई कर सकते हैं, स्कार टिश्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन की तरह, मतलब टेक्निक की थ्रू से, या फिर हम मसाज थेरेपी जो है जिसमें नीडिंग आती है उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें जो एक इलेक्ट्रिकल मॉडलिटी जो है लेजर थेरेपी, तो इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा बर्न का पूरा एक समराइज टॉपिक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।